जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। इतने दिनों के बाद आने के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि किसी कारण मैं इतने दिन वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी। देखो, आज हम शुरू करेंगे कि कक्षा 10 से अध्याय नंबर 12 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी की विद्युत जो चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल हैं वो कैसे निकलते हैं, उनको कैसे सोल्व करते हैं हम। आइए हम शुरू करते हैं विद्युत वाला पार्ट। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हमको देखना है कि विद्युत है क्या, विद्युत का जो है हमारे पास इसमें कौन कौन से इसके भाग होंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं आवेश। देखो, आवेश क्या होता है। कोई भी जो हमारे पास अगर परमाणु होता है तो परमाणु हमको पता है विद्युत का उदासीन होता है और परमाणु के अंदर होता है केंद्रक। अब इस केंद्रक को हम कहते हैं नाभिक, और नाभिक के अंदर हमारे पास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये जो हमारे पास है परमाणु है, इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं जो इन पे चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अब देखो, ये जो हमारे पास परमाणु है ये विद्युत का उदासीन होता है। ये जो है हमारे पास ये उदासीन है। अब देखो, ये उदासीन क्यों है? क्योंकि नाभिक में हमारे पास जितने प्रोटॉन हैं उतने ही न्यूट्रॉन, उतने ही हमारे पास बाहर इनके कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने हमारे पास प्रोटॉन होंगे उतने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो, जो प्रोटॉन है उस पर चार्ज होता है प्लस और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस। मतलब किसी भी परमाणु के अंदर प्लस और माइनस जो चार्ज है अगर वो दोनों बराबर हो जाए तो इसका मतलब है कि जो परमाणु है विद्युत का उदासीन होता है। और हमने यही पढ़ा था पहले कक्षा 9 में कि परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। क्यों होता है? क्योंकि परमाणु के नाभिक में जो हमारे पास प्रोटॉन है उस पर जो धनावेश उपस्थित होता है और जो हमारे पास कुल इलेक्ट्रॉन है इस परमाणु के अंदर, इन पर जो हमारे पास ऋणावेश होता है, दोनों जो है बराबर मात्रा में होते हैं, इसलिए क्या हो जाते हैं, विद्युत के उदासीन हो जाते हैं। अब देखो, अगर ये हमारे पास परमाणु है, अगर परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को अगर इसने ग्रहण कर लिया तो देखो ये उदासीन था, मतलब ये पूरा न्यूट्रल था, इस पर कोई आवेश नहीं था। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो ये चार्ज है माइनस, ये इस पर पूरे परमाणु पर आ जाएगा। ये जो हमारे पास परमाणु है और ये जो इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास एक और आ गया, इस पूरे पर जो चार्ज रहेगा वो माइनस। तो इस माइनस वाला जो हमारे पास परमाणु है इसको हम कहते हैं ऋणावेश, ये ऋणायन बनाना। ये जो है हमारे पास ऋणावेश। तो ये वाला आवेश कैसा हो गया? ऋणावेश। इसी तरीके से अगर हम देखें, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, अगर हम इसको ऊर्जा दे दें, ऊर्जा लेने के बाद ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल जाएगा तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है। और जब भी माइनस वाला अगर लेकर चला जाएगा तो इसका मतलब है कि जितना इस पर धनावेश है वो इस पर बच जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर थे। अगर इलेक्ट्रॉन पर अगर चार्ज का मान 10 की पावर 7 है तो इसका मतलब इस पर कैसा रह गया, प्लस का 10 की पावर 7, क्योंकि तभी दोनों मिलकर 0 होगा और विद्युत का उदासीन होगा। तो इस तरीके से जो प्लस चार्ज आता है उसको हम कहते हैं धनावेश, उसको कहा जाता है धनावेश। तो किसी भी परमाणु पर जब प्लस आ जाता है तो उस पर धनावेश आ जाता है, किसी भी परमाणु पर जब माइनस आ जाता है तो वो हमारे पास ऋणावेश हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो आवेश है वो दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश कब होगा? जब किसी भी परमाणु के अगर हम बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉनों को अगर बाहर निकाल दें तो उस परमाणु पर प्लस का चार्ज आ जाएगा। और ऋणावेश कब होगा? जो कोई हमारे पास परमाणु है अगर वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है उस पूरे परमाणु पर माइनस आवेश आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। अब देखो, आवेश को हम लिखते हैं Q से, कैपिटल Q से। आवेश को हम Q से लिखते हैं और Q बराबर, अब देखो जो हमारे पास आवेश है इस परमाणु में कितने आवेश होंगे हमारे पास? जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वही हमारे पास क्या होंगे, इनमें जो कुल आवेश होगा। तो Q बराबर हमारे पास हो जाएगा Q बराबर N × E, जहां पर Q क्या है हमारे पास, किसी भी परमाणु में कुल आवेश है, E क्या है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन है, और N क्या है, इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो हमारे पास N है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर N बराबर 1 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें 1 होगी। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है तो हम यहाँ पर 2 रख देंगे। अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है तो यहाँ पर 10 रख देंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज कितना होता है? तो देखो, अब जो एक इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास, अब एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है इस पर आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। और कूलाम को हम लिखते हैं C से, कूलाम को लिखा जाता है C से। तो इसलिए ये एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है 1 नंबर का एफएसएडी के अंदर कि जो आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। आवेश का जो मात्रक है वो हमारे पास हो जाएगा कूलाम। तो आवेश का मात्रक बराबर हो गया कूलाम, और कूलाम को लिखते हैं C से। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हमारे पास कितना होगा? 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। तो ये था हमारे पास आवेश। अब देखिए, इसके बाद में आता है नंबर 2 पर विद्युत धारा। विद्युत धारा।
अब विद्युत धारा क्या होती है, देखो हमारे पास कोई भी जो धातु है, अगर वायर है उसके अंदर धातु है, अगर हम माने ये वायर है, इसके अंदर कोई भी धातु है, जैसे अगर आप माने लोहे की है या कॉपर की है। अब इसमें क्या है, बहुत सारे परमाणु हैं, और जब इसको अगर हम स्रोत से अगर जोड़ेंगे तो इसका मतलब है कि इसके अंदर करंट बहेगी। तो ये जो करंट बह रही है इसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। अच्छा, ये करंट जो बह रही है इसमें एक्चुअली में जा क्या रहा होता है, देखो जैसे हमने इसको स्रोत से जोड़ा तो जो परमाणु के जो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करने लग जाते हैं, इनमें ये जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करने लग जाते हैं। तो अब देखो हमारे पास कोई भी जो परिपथ है इसके अंदर जो हमारे पास धातु होगी या जो धातु की वायर होगी वो इलेक्ट्रॉन गति करने लग जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन गति करने लग जाते हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का बहना शुरू हो गया, और इलेक्ट्रॉनों का जब बहना शुरू हो जाता है तो हमारे पास जो विद्युत धारा की दिशा होगी वो इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है उनके विपरीत होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इधर से जा रहा है माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है तो हमारे पास जो विद्युत धारा की दिशा होगी वो प्लस से माइनस की ओर होती है, प्लस से माइनस की ओर। तो हमेशा ध्यान रखना जो विद्युत धारा की दिशा वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। यानी कि जो विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, जो भी हमारे पास अगर कोई परिपथ है, अगर आप इसे कोई परिपथ से जोड़ देते हैं, ये हमारे पास पूरा परिपथ बन गया, और ये विद्युत बैटरी हमने यहाँ पर लगा दी और यहाँ पर स्विच लगा दिया एक। जब स्विच को ऑन करते हैं तो इसमें विद्युत धारा बहने लग जाती है। तो ये जो आवेश है, आवेश बह रहे हैं ये प्लस से माइनस की तरफ, तो ये आवेश के प्रवाह की दर, विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश के प्रवाह की दर, प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब देखो हमारे पास जो आवेश है, आवेश को हम क्यों से लिख रहे हैं, प्रवाह की दर, दर का मतलब हो गया कि कितने समय में कितने हमारे पास आवेश जा रहे हैं उस परिपथ से। तो जहां पर भी अगर हमको ये दर शब्द दिखेगा वहां पर हमेशा बटा टी काम में लेंगे, जहां पर टी क्या है उसमें लगा समय है। और यहाँ पर आवेश को हम किससे लिखते हैं, Q से, और विद्युत धारा को किससे लिखेंगे, I से लिखते हैं। तो I बराबर हमारे पास हो जाएगा आवेश की प्रवाह की दर, आवेश को हम लिखते हैं Q से, तो यहाँ से लिखेंगे Q और बटा प्रवाह की दर, और दर का मतलब होता है बटा T, तो I बराबर हो जाएगा Q बटा T। तो ये विद्युत धारा का सूत्र हो गया हमारे पास, I बराबर Q बटा T। अब देखो अगर हम इसका मात्रक निकालें, विद्युत धारा का मात्रक, तो मात्रक हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास ऊपर आवेश है और बटा नीचे समय है। तो हमको पता है जो आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, हमारे पास कूलाम है, तो इसको हम लिख देंगे कूलाम, बटा समय का मात्रक सेकंड होता है, और ये हमने लगा दिया सेकंड, और इस कूलाम प्रति सेकंड को ही हम एम्पियर भी कहते हैं, कूलाम प्रति सेकंड को ही एम्पियर कहा जाता है। इसलिए ये एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है कि विद्युत धारा का मात्रक बताइए, तो विद्युत धारा का मात्रक होगा हमारे पास एम्पियर, और एम्पियर किसको कहते हैं, कूलाम प्रति सेकंड को एम्पियर कहा जाता है। अब देखो जो विद्युत धारा है, अगर किसी परिपथ में विद्युत धारा बह रही है तो उसको हम किस यंत्र से मापेंगे। तो देखो अगर इसमें ये विद्युत धारा बह रही है, हमारे पास कोई वायर है, ये हमारे पास कोई वायर है, अगर इसमें कोई विद्युत धारा बह रही है तो विद्युत धारा को मापने के लिए हम जो यंत्र लगाते हैं उसको कहते हैं एमीटर। तो ये एमीटर यहाँ पर यंत्र लगाएंगे, और ये हमारे पास एक छोटा सा यंत्र होता है जो विद्युत धारा को मापने का कार्य करता है। अब देखो ये जो एमीटर है, उस एमीटर को इस परिपथ के अंदर हमेशा हम लगाएंगे श्रेणी क्रम के अंदर, श्रेणी क्रम के अंदर। ये आगे जब आएगा तब इसमें देखेंगे कि श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम क्या होता है। तब तक आप इतना ध्यान रखें कि जो हमारे पास एमीटर यंत्र है वो हमेशा परिपथ के अंदर श्रेणी क्रम के अंदर संयोजित किए जाते हैं। तो विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र हमारे पास कहलाएगा एमीटर, और एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम के अंदर संयोजित किए जाते हैं। अब देखो यहाँ से कई बार पूछा जाता है कि 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए, 1 एम्पियर की हमको परिभाषा देनी है। 1 एम्पियर की क्या परिभाषा हो जाएगी, देखो I बराबर हमारे पास सूत्र था I बराबर Q बटा T। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर विद्युत धारा का मान अगर 1 आ जाएगा तो इसका मतलब है वो अगर ये कटकर 1 आ जाए तो हमारे पास जो विद्युत धारा आएगी इसकी इकाई हो जाएगी एम्पियर, तो 1 एम्पियर आ जाएगी। तो इसका मतलब है यहाँ पर 1 मान आना चाहिए। तो देखो कोई भी जो हमारे पास अगर परिपथ है, अगर हम T बराबर 1 कर दें 1 सेकेंड, और Q बराबर कर दें हम 1 कूलाम आवेश, तो अब देखो ये जो है अगर 1 रख देंगे, Q की जगह 1 कूलाम आवेश, T की जगह 1 सेकंड रख देंगे, तो ये 1 बटा 1 हो जाएगा। तो I बराबर हमारे पास हो गया 1 बटा 1, और बराबर में क्या आ गया 1 एम्पियर। तो देखो 1 एम्पियर कब आया, जब किसी भी परिपथ के अंदर अगर 1 सेकंड में
हमारे पास अगर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पीयर होगा। अगर हमको इसमें 1 एम्पीयर की अगर परिभाषा देनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 1 एम्पीयर की परिभाषा क्या हो जाएगी कि अगर 1 सेकंड के अंदर इस वायर में 1 सेकंड के अंदर अगर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो उस पूरे परिपथ में जो विद्युत धारा का मान होगा वो हमारे पास होगा 1 एम्पीयर। तो जब भी अगर हमको ऐसे पूछे कि 1 एम्पीयर की परिभाषा दीजिए, 1 वोल्ट की परिभाषा दीजिए, 1 ओम की परिभाषा दीजिए, तब हमारे पास जो सूत्र होता है उसमें सब कुछ 1 रख देंगे। तो यहाँ पर Q बराबर हमने 1 कूलाम रख दिया, T बराबर हमने रख दिया 1 सेकेंड, तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 एम्पीयर आ जाएगा। तो विद्युत धारा का जो हमारे पास इसमें 1 एम्पीयर की परिभाषा देखते हैं, तो 1 एम्पीयर की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी भी परिपथ के अंदर अगर 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो उस परिपथ के अंदर 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो ये है हमारे पास विद्युत धारा का टॉपिक। और विद्युत धारा की जो परिभाषा वो क्या हो जाएगी कि आवेश के प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। किसी भी परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर का मतलब हमेशा ध्यान रखना बटा टी होता है, उसमें समय का भाग देंगे जब भी दर का मान आएगा। और जो आवेश है वो हमारे पास आवेश को क्यू से लिखते हैं, तो इसलिए सूत्र हो गया I बराबर Q बटा टी। अब देखो इसके बाद में है हमारे पास 2 टॉपिक हो गए, विद्युत आवेश हो गया, एक हो गया विद्युत धारा। इसके बाद हम देखते हैं कि विद्युत विभव। देखो ये हमारे पास विद्युत विभव और विभवांतर। देखो विद्युत विभव और विभवांतर क्या होता है, विद्युत विभव को हम लिखते हैं V से। विद्युत विभव को किससे लिखा जाता है, V से। और विद्युत विभव को V से लिखते हैं तो V बराबर हमारे पास क्या आ जाता है, W बटा Q। जहाँ पर W क्या है हमारे पास, ये होता है किया गया कार्य, किया गया कार्य, और बटा Q जो है वो हमारे पास है आवेश। अब देखो उस वायर से हमारे पास बहुत सारे आवेश आ रहे थे। अगर बहुत सारे आवेश में से अगर हम एक आवेश ले लें या एकांक धनावेश ले लें, एक आवेश या एकांक धनावेश ले लें, तो वो जो एक आवेश आ रहा है उसको लाने में, मतलब हमारे जो परिपथ है वहां तक लाने में जो किया गया कार्य है उसी को हम विद्युत विभव के नाम से जानते हैं। तो विद्युत विभव की परिभाषा क्या हो जाएगी कि एकांक धनावेश को, क्योंकि हमारे पास जो आवेश है एकांक है, मतलब एक ही लेकर चल रहे हैं अभी हम, तो जो एकांक धनावेश मतलब जो अभी तक हमारे पास वायर से आ रहा था, खंबे से फिर हमारे परिपथ में आएगा, तो हमने मान ली को दूरी बहुत है, मतलब अनंत दूरी पर है, तो इसलिए कि जो हमारे पास एकांक धनावेश है उसको अनंत से, और हमारे परिपथ से मतलब विद्युत क्षेत्र बना हुआ है, परिपथ अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो विद्युत विभव की परिभाषा क्या हो जाएगी, V बराबर W बटे Q। यहाँ पर जो Q है वो हमारे पास है आवेश, और इसका मतलब है कि आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य है। ये W क्या है, कार्य। तो V बराबर हो जाएगा W बटे Q, किया गया कार्य बटा आवेश। अब देखो ये अगर हम मान लें ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र है, मतलब कोई भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन का मतलब चारों तरफ यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बना हुआ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ गति करता हुआ आ रहा है, और हम इसकी दूरी अगर अनंत मान लें, हमको नहीं पता है कहाँ से आ रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एकांक की बात कर रहे हैं अभी हम। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, देखो पहले इसकी स्थिति हमको पता नहीं थी, लेकिन ये इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति पता है, ये ए स्थिति पर है, तो ये अनंत से आ रहा है। तो ये जो एकांक धनावेश है वो अनंत से लेकर और इस विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में जो किया गया कार्य है, मतलब ये विद्युत क्षेत्र के अंदर जब आएगा तो इसके अंदर जो किया गया कार्य है वही हमारे पास कहलाएगा विद्युत विभव। और एक है विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, तो देखो विद्युत विभवांतर किसे कहेंगे, अब ये अंदर आ गया विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, हम मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो यहाँ पर आ गया, इसकी स्थिति हो गई बी, तो अब इस विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारे पास एकांक धनावेश है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में किया गया कार्य है, ये हमारे पास कहलाएगा विद्युत विभवांतर। मतलब ये यहाँ पर था और ये यहाँ पर आ गया सी बिंदु पर, अंदर है विद्युत क्षेत्र के अंदर, बी पोजीशन पर था पहले और ये आ गया अब यहाँ पर सी पर, तो ये विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। विद्युत विभव कब कहलाएगा, जब हमारे पास ये एकांक धनावेश है उसको हम अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, जबकि विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाएगा। अब देखो ये हमारे पास दो बिंदु हो गए बी और सी वाले, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में किया गया कार्य जो हमारे द्वारा कितना कार्य किया जाता है वो विद्युत विभवांतर के बराबर आएगा। जब यही इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है, अनंत से आता है, हमको पता नहीं दूरी कितनी है, हम मान लेते हैं कि बहुत दूर से आ रहा है इलेक्ट्रॉन चलकर, तो इस तरीके से जो आता है वो हमारे पास विद्युत विभव आता है। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर हम बात करें हमारे जो स्कूल का परिसर है, मेन गेट है, वो हमारे पास पूरा जो स्कूल का क्षेत्र बन गया एक,
स्कूल के अंदर का क्षेत्रफल बन गया, तो चारों तरफ की बाउंड्री होती है। अब उसके बाद क्या होता है कि अगर हम एक जैसे मान लो कोई भी लड़का अनुपस्थित है और हम किसी लड़के से कहे कि जाओ उसको पकड़ कर लेकर आओ, अब वो वहां से उसको लाएंगे पकड़ के, कि अब जैसे पकड़ कर लाए, मतलब बाहर से ला रहा है, हमको पता नहीं वो कहाँ पर है, उसकी स्थिति पता नहीं है, जैसे ही वो वहां से पकड़कर अब देखो इस स्कूल के अंदर तक ले आए, मतलब क्षेत्र के अंतर्गत ले आए, तो इसका मतलब वो हो गया हमारे पास विद्युत विभव। तो जैसे अगर उसको अंदर ले आए तो ये जो हमारे पास किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाएगा। और जैसे अगर उस हमारे पास जो फील्ड है उसके अंदर से एक स्थान से अगर दूसरे स्थान तक, मतलब उसी स्कूल के अंदर अगर बाहर से स्कूल के अंदर आ गए और ऑफिस तक ले आए हम, तो वो जो किया गया कार्य वो कहलाएगा विभवांतर। तो अब देखो जो विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर दोनों को हम V से लिखते हैं, तो V बराबर हो गया W/Q। अब इसका अगर मात्रक निकालेंगे तो मात्रक क्या आ जाएगा, कार्य का मात्रक होता है जूल, जो कि कक्षा 9 में हमने पढ़ा था। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और जूल/कूलाम को हम कहते हैं वोल्ट, VOLT। तो विद्युत विभव का मात्रक हो जाएगा वोल्ट। अब देखो जो विद्युत विभवांतर है उसको किस यंत्र में मापा जाता है, उसको मापा जाता है वोल्ट मीटर में, इसको मापा जाता है वोल्ट मीटर में। ये यंत्र है, इसको ध्यान रखना। और ये जो वोल्ट मीटर यंत्र है उसको हमेशा पार्श्व क्रम में लगाते हैं, इसको हमेशा किस में लगाएंगे, पार्श्व क्रम के अंदर लगाएंगे। तो पार्श्व क्रम श्रेणी क्रम जब आगे ये टॉपिक आएगा तो मैं वहाँ पर इसका चर्चा कर लेंगे, लेकिन तब तक आप इतना ध्यान रखें। तो विद्युत विभवांतर है या विद्युत विभव है, इसका मात्रक होता है वोल्ट, और ये जो हमारे पास है इसको हमेशा पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। अब हमसे पूछ ले कि 1 वोल्ट की परिभाषा बताइए, तो 1 वोल्ट की परिभाषा सेम वैसे ही है, तो इसका सूत्र लिखेंगे V बराबर हो गया हमारे पास W/Q। अब देखो अगर यहाँ पर कार्य का मान अगर 1 हो जाए और आवेश का मान भी अगर 1 हो जाए, मतलब 1 जूल, और ये हो जाए 1 कूलाम। अब देखो इसका मतलब है कि 1 वोल्ट कब आएगा ये कटकर, ये तब आएगा जब Q बराबर 1 होगा, W बराबर 1 होगा। इसका मतलब है कि 1 कूलाम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में अगर 1 जूल कार्य किया जाता है, कितना, 1 जूल कार्य किया जाता है 1 कूलाम आवेश को लाने में, तब जो हमारे पास आएगा वो आएगा 1 वोल्ट। इसमें किया गया कार्य किसके बराबर आ जाएगा, 1 वोल्ट। कब आएगा, जब 1 कूलाम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तब 1 वोल्ट विभव उत्पन्न होगा। तो ये है हमारे पास विद्युत विभव 3। इसके बाद के जो भी हमारे पास हैं, ओम का नियम, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधकता क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में